लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 में आज हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्शंस एंड द मॉडर्न टेक्निक्स। ठीक है, हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके बारे में डिटेल में स्टडी की। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट ये कैसी होती है ये देखी है ना। लेकिन काफ़ी पेरेंट्स ऐसे होते हैं या फिर काफ़ी कपल्स ऐसे होते हैं कि जिनको मैरिज होने के बाद काफ़ी सालों के बाद भी उनको संतान नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे समय पे प्रॉब्लम जो है अगर देखा जाए तो ये प्रॉब्लम केवल एक में ही नहीं, दोनों में भी हो सकते हैं। वुमन में अगर देखा जाए, फीमेल में अगर देखा जाए तो उनको होने वाली जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मंथली पीरियड है, वो अगर इरेगुलर हो रहे हैं, एग्स का जो प्रोडक्शंस है वो अगर वो होने में अगर डिफ़िकल्टीज आ रही है, या फिर जो ओविडक्ट है उसमें अगर कोई एब्स्ट्रक्शंस, कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यूट्रस मतलब गर्भाशय में अगर कोई एम्ब्रियो अगर इम्प्लीमेंट होने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सभी प्रॉब्लम्स फीमेल के साथ हो सकते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शंस। अगर या फिर हम बोल सकते हैं कि मेल में भी ये होता है कि अगर सीमेन में स्पर्म नहीं है, अगर है तो भी काफ़ी कम है, उसकी मूवमेंट बहुत स्लो है ना, या फिर वो एक्टिव नहीं है। ये सब रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण से मेल या फिर फीमेल इनको संतान नहीं हो सकती है। तो जिनके कारण, लेकिन आज ये सिचुएशंस है कि मॉडर्न टेक्निक्स के माध्यम से, अलग अलग मेडिकल टेक्निक्स के माध्यम से उनको भी चाइल्ड हो सकता है, वो भी मतलब वो टेकन से माँ बाप बन सकते हैं। ठीक है ना, तो वो टेक्निक कौन सी है वो हम देखेंगे। सबसे पहले उसमें पहली जो टेक्निक है जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जिसको IVF भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मतलब ये टेक्निक किन लोगों के लिए अप्लीकेबल है या फिर कौन फॉलो करता है ना, जिसमें मेल में स्पेशली स्पर्म काउंट है, जो नंबर ऑफ स्पर्म जो है उनकी संख्या अगर कम है, ओविडक्ट में अगर फीमेल में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनके एब्स्ट्रक्शंस है कोई, है ना, तो ऐसे समय पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम जिन कपल में है उनमें ये IVF टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि फादर से स्पर्म कलेक्ट किया जाता है, फीमेल से एग्स लिए जाते हैं और वो दोनों स्पर्म और एग्स को लेबोरेटरी में भेजा जाता है और वहाँ उनको फर्टिलाइज किया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इसीलिए कई बार इन टेस्ट बेबी भी कहा जाता है। ओके, पूरी तरह से वहाँ वहाँ मतलब देखभाल वो किया जाता है, फर्टिलाइजेशंस वही लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, और फिर जब एम्ब्रियो फॉर्मेट हो जाता है तो एक सही समय देख के वुमन के यूट्रस में वो ट्रांसफर इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये टेक्निक है जिसे IVF टेक्निक कहा जाता है। दूसरी जो टेक्निक है जिसे सरोगेसी कहा जाता है, कई लेडीज़ में या फिर कई वुमेंस में ये प्रॉब्लम होता है कि यूट्रस में एम्ब्रियो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स होता है ना, मतलब जिसे हम बोलेंगे गर्भाशय में जो एम्ब्रियो जो है उसका उनका प्लेसमेंट नहीं होता है, इम्प्लांटेशन जिसे हम बोलेंगे, है ना। तो ऐसे समय पे ये मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसे सरोगेसी कहा जाता है। होता ये कि मेल से स्पर्म कलेक्ट किया जाता है, मतलब फादर से स्पर्म कलेक्ट किए जाते हैं, मदर से एग्स रिसीव किए जाते हैं। ओके, लेबोरेटरी के माध्यम से टेस्ट ट्यूब में इनका एग्स फर्टिलाइज किया जाता है। ओके, और सही समय पे वो जो जाइगोट जो है वो सही समय पे, या फिर एम्ब्रियो जो है वो सही समय पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन कहाँ, एक नए लेडीज़ के यूट्रस में। ठीक है, वो लेडीज़ को ही सरोगेट मदर कहा जाता है, वो उसकी पूरी तरह से डेवलपमेंट मतलब देखभाल करती है, और एक पर्टिकुलर पीरियड कंप्लीट होने के बाद वो बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद वो बच्चा रिस्पेक्टिव मदर फादर को हैंड ओवर किया जाता है, उसके अगेंस्ट में उसे अमाउंट के रूप में जो भी उसकी डिमांड है उसके हिसाब से वो डिमांड को पूरा किया जाता है। ठीक है, तो ये है सरोगेसी। नेक्स्ट जो है स्पर्म बैंक या फिर सीमेन बैंक। हम जानते हैं कि जब भी हमें बॉडी में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो ब्लड को डोनेट किया जाता है, या फिर कई बार बैंक होती है वहाँ वो ब्लड को रखा जाता है, वहाँ जब भी रिक्वायरमेंट है वहाँ से हम उसे रिसीव कर सकते हैं, है ना। ब्लड बैंक देखा होगा आप लोगों ने, कैश बैंक है, तो ऐसे ही स्पर्म बैंक भी होता है। ये स्पर्म बैंक में स्पर्म स्टोर्ड होता है। ओके, और जिन कपल्स को इसकी रिक्वायरमेंट है वो कपल वहाँ से वो स्पर्म को कलेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, और फिर उसका IVF टेक्निक के माध्यम से फिर एम्ब्रियो
एम्ब्रियो इम्प्लीमेंट जो है मदर में किया जाता है और जिसके थ्रू उनको बच्चा होता है। लेकिन स्ट्रिक्टली जो वो स्पर्म जिसका है, जिसने उसको डोनेट किया, तो उसका नाम सीक्रेट रखा जाता है एज पर द लॉ। ठीक है ना। तो मतलब जब भी स्पर्म डोनेट करना है उस स्पर्म बैंक में, उस समय पूरी तरह से फिजिकली वो बंदे को चेक किया जाता है, वो फादर को, मतलब वो जेंट्स को, मेल को चेक किया जाता है कि उसमें कोई डिसीज़ है कि नहीं है। और अगर वो फिजिकली स्ट्रांग और फिट अगर है मेडिकल चेकअप के बाद, तभी जाके वो स्पर्म को रिसीव किया जाता है और उसको स्टोर किया जाता है। तो इस तरह से ये स्पर्म बैंक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट जो है ट्विंस, आज हम देखेंगे ट्विंस में क्या हो रहा है। तो आप जानते हो कि यूट्रस, मदर का जो गर्भाशय, वहाँ दो एम्ब्रियो डेवलप होते हैं साइमल्टेनियसली, और जिसके थ्रू दो ऑफस्प्रिंग होते हैं, दो बच्चे होते हैं। ठीक है। और उन्हीं ऑफस्प्रिंग को ट्विंस कहा जाता है। ठीक है। काफ़ी कपल्स में ये ट्विंस आपको देखने को मिलते हैं। ये ट्विंस दो टाइप के होते हैं, एक तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस और दूसरा जो होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है। तो हम पहले मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बारे में देखेंगे। क्या होता है कि यहाँ ये जो ट्विंस बनते हैं ये सिंगल एम्ब्रियो में बनते हैं। ओके। लेकिन कंडीशन ये है कि 8 दिन के अंदर जाइगोट फॉर्मेशन में इनका डिवीजन होता है। ठीक है। 8 दिन के अंदर अगर डिवीजन होता है तो ही वो मोनोजाइगोट ट्विंस कहलाएंगे, और फिर उनकी सेपरेट वो दो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, और डेवलपमेंट होने के बाद उनसे आपको मोनोजाइगोटिक ट्विंस मिलेंगे। यहाँ देखने को ये मिलता है कि सेम एम्ब्रियो से मिलने के कारण उनका जेनेटिक जो कैरेक्टर्स है वो सेम होता है। नॉट ओनली दैट, वो जो बच्चे जो है वो दिखने को एग्जैक्ट सिमिलर दिखते हैं, उनका अपीयरेंस सिमिलर होता है, और यस जेंडर भी सेम होता है। मगर अगर हुए तो दोनों गर्ल्स होते हैं या फिर दोनों बॉयज़ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है मोनोजाइगोटिक, जैसे मैंने बोला कि 8 दिन के अंदर अगर जाइगोट फॉर्मेशन होने के 8 दिन के अंदर अगर ये चीज़ होती है सिंगल एम्ब्रियो से, अगर ये ट्विंस फॉर्मेट होते हैं तो ये दोनों का अपीयरेंस जेंडर सेम रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जो एम्ब्रियोलॉजिक सेल जो है वो डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, है ना। लेकिन जाइगोट फॉर्मेशन होने के 8 दिन के बाद अगर ऐसी सिचुएशंस होती है तो भी ट्विंस होते हैं, है ना। उनको भी ओटिके से मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहा जाएगा। लेकिन उनमें ये देखने को मिलता है कि उनके जो बॉडी पार्ट्स है वो एक में के साथ जॉइंट होते हैं, या फिर उनके दो अगर ट्विंस है, मतलब ट्विंस के बीच में जो कॉमन बॉडी पार्ट होता है, ठीक है, बाद में ऑपरेशंस के माध्यम से निकाला जाता है, कई बार उसमें जान भी जाने की संभावना है, और ऐसे समय पे वो कॉमन ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। ओके। उसके बाद जो मैंने बोला डाइजाइगोटिक ट्विंस, ये डाइजाइगोटिक ट्विंस काफ़ी रेयरली मतलब ओकेजनली सडनली ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं हर एक मंथ में केवल एक ही एग्स ये रिलीज़ होगा, ये है ना, ओविडक्ट से। तो लेकिन यहाँ ये होता है कि फीमेल के ओवरीज से 2 एग्स रिलीज होते हैं, एक राइट साइड से एक लेफ्ट साइड से, है ना। हम लोगों ने देखा था वो अलग अलग जहाँ उनके स्पर्म ये होते हैं, एग्स होते हैं, और फिर ऐसे समय पे 2 एग्स रिलीज होने के कारण 2 सेपरेट स्पर्म उनके साथ अलग अलग फ्यूज होते हैं, और जिनके थ्रू 2 जाइगोट फॉर्मेट होते हैं यो। और फिर बाद में ये दोनों एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो है वो सेपरेट होती है, यूट्रस में वो इम्प्लांटेड होते हैं, और वहाँ उनकी पूरी तरह से डेवलपमेंट होती है। ऐसे समय पे जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है तो ऐसा देखने को मिलता है कि वो दोनों जेनेटिकली डिफरेंट है ना, क्योंकि यस एग्स भी 2 अलग अलग थे, एक ही यूट्रस यस में थे, एक ही मदर के थे, लेकिन 2 अलग अलग वो जगह पे थे, है ना। तो उसमें जैसे हम लोगों ने देखा कि ओवरीज में दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट साइड से ओवरीज से निकलने वाले एग्स, उनके साथ 2 अलग अलग 2 स्पर्म्स इनका फ्यूजन होके ये बनते हैं, तो जेनेटिकली ये डिफरेंट रहेगा, और इनका जो जेंडर है मे बी सेम रहेगा या फिर मे बी डिफरेंट रह सकता है। मतलब वो बच्चे जो है वो लड़की भी हो सकते हैं या फिर लड़के हो सकते हैं, या फिर एक लड़की एक लड़का ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने जो रिप्रोडक्शन की मॉडर्न जो टेक्निक्स है, जिसमें IVF, जिसमें सेरोगेसी, जिसमें स्पर्म बैंक, और साथ में हमने ट्विंस के बारे में भी आज डिस्कस किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।